नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 की हम बात कर रहे थे, भूगोल की। भूगोल हमारा पर्यावरण भाग 2 की हम चर्चा कर रहे हैं और पर्यावरण हमारा पर्यावरण यानी पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की हमने पूरी जो है चर्चा कर ली है। अब कक्षा 7 की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारा लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे के सारे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या कुछ प्रक्रिया है इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जो है परत है उसे परपट्टी कहते हैं। इस प्रकार आपको पता है, चित्र देखा होगा आपने, तो ये जो होगी वो क्या होगी, पृथ्वी की परपट्टी कहलाती है तथा यह सबसे पतली परत होती है। सबसे पतली क्या होती है, परत होती है। फिर कहता है महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई है वो अधिक होती है, बल्कि महासागरीय परपट्टी की जो मोटाई है वो कम होती है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं, याद रखना है, यह सबसे पतली परत होती है। एनसीईआरटी बुक्स के अंदर सीटेट के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह देता हूँ 100% डाटा यहाँ से सीधा का सीधा आएगा और इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपके 40 में से 35, 36, 37 क्वेश्चन आप वहाँ से अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे मेरे साथ अगर जुड़ गएगी तो। एनसीईआरटी सीटेट पहले ही कवर में आपको पास करनी होगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए जो विद्यार्थी एसएसटी की हैं। ठीक है, देखते हैं, परपट्टी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे विभिन्न विभिन्न होती है। महाद्वीप भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। अर्थात महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है। तो ये महाद्वीपीय परपट्टी की जो मोटाई है वो महासागरीय परपट्टी से अधिक होती है, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर सीटेट एग्ज़ाम और रीट लेवल सेकंड एग्ज़ाम जो विद्यार्थी एसएसटी के हैं उनके लिए एनसीईआरटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेस पर कक्षा 6 से 10 तक मिल जाएगी। नवीनतम संस्करण है पुस्तक का और मात्र 100 रुपये इसके प्राइस है। ठीक है, तो जरूर ले, टेस्ट सीरीज आप लेंगे तो ही आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपट्टी सिलिका व एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, क्या बिल्कुल कथन सही है? सही है, ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। फिर महासागरीय परपट्टी सिलिका व आयरन से बनी होती है, बिल्कुल गलत है। महासागरीय परपट्टी है जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है। किसकी? मैग्नीशियम, याद रखना है आपको, मैग्नीशियम की बनी होती है, क्योंकि ये एग्जाम में इसी प्रकार के आपको सत्य असत्य क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो महासागरीय जो परपट्टी है वो किससे बनी होती है? एक तो सिलिका होता है और इसमें एक कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, न कि आयरन। पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेंटल होता है, बिल्कुल सही है, चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोरोड कहते हैं, बिल्कुल भी ये सही है, जो कि मुख्यतः निकिल व लोहे की बनी होती है। तो बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। थोड़े हम तथ्य की बात करते हैं तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सत्य कथन हो जाएगा। देखिए, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका व मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमे यानी शॉर्टकट में सीमे, सी यानी सिलिका और मे यानी मैग्नीशियम कहा जाता है। ये देख सकते हो, महाद्वीपीय परपट्टी है वो सबसे जो है मोटाई में होती है। फिर महाद्वीप आ गई ये, उसके बाद महासागरीय, देखो ठीक है, मोटाई कम होती है इसकी, और महासागरीय परपट्टी। ठीक है, ये परपट्टी आ गई महासागर की। तो ये आपको याद रखना है, सबसे मोटाई में होती है किसकी? महाद्वीपीय परपट्टी की। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब किस प्रकार की इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? जब ज्वालामुखी आता है या ज्वालामुखी आता है तो उसमें से नीचे से पृथ्वी से जो है, धरती से जो है, जो भी ज्वाला निकलता है बाहर, मैग्मा निकलता है, वह ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण करता है? तो वो आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान होती है। आग्नेय यानी अग्नि से, जो भी अग्नि से निर्मित होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो पत्थर या किसी प्रकार का मैग्मा, तो वो क्या बनते हैं? आग्नेय चट्टानों का रूप बनते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, हम थोड़ी सी चर्चा करें
तो मुख्य रूप से जो सेल होती है वो कितनी होती है, 3 प्रकार की। सेल की बात करें, आपसे पूछ ले, सेल की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की सेल होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, जिसमें पहली आ जाती है आग्नेय। ठीक है, आग्नेय चट्टानें कहते हैं हम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इग्नियस। क्या कहते हैं, इग्नियस। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपसे शॉर्टकट में पूछा जा सकते हैं। इग्नियस यानी इग्नियस का अर्थ क्या आता है, ये लैटिन भाषा शब्द है। किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसी लैटिन भाषा का शब्द का अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। क्या होता है, अग्नि होता है। तो याद रखने हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, और फिर अवसादी सेल कहते हैं या कायांतरित सेल कहते हैं। फिर आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें तो इसकी जो लैटिन भाषा का शब्द है ये इग्नियस, इसका अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है। फिर हम बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर पर कौन सी सेल आती है, 2 नंबर पर सेल की बात करें तो अवसादी। कौन सी, अवसादी सेल। ठीक है, ये लिखा हुआ है, हम थोड़ा लिख लेते हैं। ये है अवसादी सेल, ये 2 नंबर पर आती है। ठीक है, जिसे कहते हैं सेंडिमेंट्री। क्या कहते हैं, याद रखना है, ये है लैटिन शब्द सेंडिमेट्री। एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सेंडिमेट्री किस चट्टान को कहते हैं। सेंडिमेट्री यानी इसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। सेंडिमेट्री का अर्थ क्या होता है, स्थिर। लैटिन का शब्द है ये सेंडिमेट्री, और वैसे किसे कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। याद रखने हैं। फिर हम बात करें 3 नंबर की, 3 नंबर पर कौन सी आ जाएंगी, अपने कायांतरित ये सेल। इनका जो शब्द होता है लैटिन भाषा में ग्रीक शब्द है मेटाफॉर्मिस, मेटामॉर्फिक। क्या होता है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये होता है अपने कायांतरिक सेलों का ग्रीक शब्द है। ये याद रखना, ये लैटिन शब्द नहीं है, ये है ग्रीक शब्द। ठीक है, इस ग्रीक शब्द का अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। क्या होता है, रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखनी है। 3 प्रकार की सेल होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल को इग्नियस सेल यानी लैटिन भाषा का शब्द है इग्नियस, उसका अर्थ होता है अग्नि। सेंटीमेट्री की बात करें तो ये होता है अविसादी को सेंटीमेट्री यानी लैटिन शब्द है सेंटीमेंटम, जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। फिर कायांतरित सेल की बात करें तो मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द होता है मेटाफॉर्मोस, जिसका अर्थ क्या होता है, रूप परिवर्तन। ठीक है, तो ये डिटेल आपको मैंने बता दी। और जो आग्नेय चट्टानें हैं इनको क्या कहते हैं, इनको याद रखने। एक तो प्राथमिक सेल, आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक सेल किन्हें कहा जाता है, तो आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। फिर हम बात करें आग्नेय सेल की, तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है ये आग्नेय सेल, जहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। एक तो होता है अंतर्वेदी। क्या होता है, अंतर्वेदी। ठीक है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। एक दूसरा होता है बहिर्वेदी। ठीक है, ये 2 प्रकार है किसके, आग्नेय चट्टानों के, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो तब किस प्रकार की चट्टानें बनती है, तो आग्नेय चट्टानें बनती है। आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस। इग्नियस की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और आग्नेय 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। याद रखना है, आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल और बहिर्वेदी आग्नेय सेल। तो दोनों याद रखनी है आपको। फिर बात करते हैं, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, तो इसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका हो जाएगा, मेंटल का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंटल का। ठीक है, मेंटल की बात करें, ये है पर्पटी। हमने शुरुआत में बात की थी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, पतली परत होती है, पर्पटी। ये स्थल मंडल होता है हमारा। फिर ये मेंटल का हिस्सा है, सबसे ज़्यादा गहरा होता है ये। फिर ये हमारा कौन सा आ जाता है, आंतरिक करोड, अंतिम हिस्सा आ जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये चित्र आपको याद रखना है। चित्र की सहायता से आप अच्छी तरीके से, पहले पर्पटी आएगी, फिर मेंटल आएगा, फिर आंतरिक करोड यानी अंतिम जो परत होती है वो अंतरिम आंतरिक करोड या करोड कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है यानी क्रस्ट है। 84% मेंटल है, याद रखना है सबसे ज़्यादा, और 15% हिस्सा करोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या याद रखनी है आपको,
6371 किलोमीटर। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को पर्पटी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर कहता है कि जो है पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा आपको दे दिया जाए मेंटल का है। फिर आपसे दे दी जाए पृथ्वी की त्रिज्या, आपको यहाँ से 6371 ने देकर वो कितना दे दे, आपको दे दे लगभग 6271। तो थोड़ा डाटा भी आपको याद रखना है, आपसे सत्य असत्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर थोड़ी एनसीईआरटी में दिया कि आप जानते हो कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या जो ये है ना, ये 6371 है। तो अंदर से पृथ्वी इस प्रकार है, तो इसीलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग या पृथ्वी के अंदर टॉपिक दिया हुआ है कि हमें पृथ्वी के अंदर की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार ये पृथ्वी के अंदर दबाव बनता है, किस प्रकार भूकंप आते हैं, किस प्रकार ज्वालामुखी का निर्माण होता है, किस प्रकार की चट्टानों का वो लावा निकलता है, तो किस प्रकार की चट्टानें बाहर निर्माण होता है, और किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है, और कौन कौन से जो पत्थर है वो टूटकर दूसरी चट्टानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब द्रवित लावा पृथ्वी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार की बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि आग्नेय सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन सी 2 प्रकार की क्या होती है, आग्नेय सेल होती है। तो ये है फिर आग्नेय सेल बहिर्वेदी मैंने बताया था, इसका होता है कि जब द्रवित लावा, गर्म लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है उससे, ठीक है। फिर बात करें जब द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। क्या बिल्कुल सही है? तो इसमें देखिए ये भी सही है। अब देखिए जो बाहर आ गया और उसने चट्टान का निर्माण कर दिया वो तो हो गया बहिर्वेदी यानी बाहर की आग्नेय सेल। फिर हम बात करें जब द्रवित मैग्मा भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसे कहते हैं अंतर्वेदी यानी अंदर ही हो गया उसका, ठीक है। फिर देखिए बहिर्वेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। क्या ये दोनों सही है? हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होता है 1 व 2 दोनों ही सही है। अब बात करते हैं हम मुख्य तथ्य की जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहिर्वेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इनकी संरचना महीन दानों वाली होती है। अब इसने क्या कहा कि बहिर्वेदी जो आग्नेय सेल है वो क्या होती है, इसके जो दाने होते हैं संरचना के वो क्या होते हैं, महीन दानों वाली, ठीक है, महीन दानों वाली होती है। जबकि अंतर्वेदी आग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड दी हुई है। देखिए किस किस प्रकार से इनका निर्माण होता है और ये किस किस सेलें हैं जो इनका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये इनके उदाहरण हैं। जैसे अंतर्वेदी आग्नेय सेल के उदाहरण कौन सा होगा, अवसादी सेलों का उदाहरण कौन सा है, एग्जाम में पूछा जाएगा और एनसीईआरटी बुक में हूबहू दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए अंतर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्वेदी आग्नेय सेलों का उदाहरण क्या है, क्योंकि ये क्या होती है, धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेता है और बड़े दानों का रूप लेकर ये ग्रेनाइट, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ऐसे ही सेल का उदाहरण किस प्रकार हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। अब इसी ग्रेनाइट की हम बात करें तो लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। याद रखना है, एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ठीक है, बहिर्वेदी आग्नेय सेल जो क्या होती है, बाहर निकल लगनी सेल का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर की बात करें तो बेसाल्ट, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगी बेसाल्ट की चट्टानें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बेसाल्ट जो दक्कन का पठार है ना वो किससे बना आता है, याद रखना है आपको, दक्कन का पठार बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। किसकी, दक्कन का पठार। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है दक्कन का पठार किस सेलों से बना हुआ है, तो आपसे पूछा जाए बहिर्वेदी आग्नेय सेलों से या बेसाल्ट, ठीक है। तो याद रखना है इस प्रकार के। और उसके बाद में अवसादी सेल की बात करें तो अवसादी सेल की बात करें तो इससे चूना पत्थर,
फिर कायांतरित सेलों की बात करें तो स्लेट का रूप ले लेती है, इसका इसे कायांतरित कहते हैं। ठीक है, जैसे और भी हम बात करें अवसादी सेलों के अंदर, जैसे बलुआ पत्थर है, आपसे पूछा जाए बलुआ पत्थर, ठीक है, ये अवसादी सेलों से निर्मित है, रेत के दानों से बनता है बलुआ पत्थर। इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं, जो भी कभी इन सेलों इसे जीवाश्म भी कह सकते हैं हम अवसादी सेलों के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है। और आगे हम बात करें तो इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 3, 2, 4, 1। देखिए मुख्य तथ्य है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट हो जाएगा, बहिर्वेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट हो जाएगा, अवसादी सेल से निर्मित चूना पत्थर है, और कायांतरित सेल स्लेट। ठीक है, तो ये स्लेट की बात करें तो ये कायांतरिक सेलों के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये इसका निर्माण किस प्रकार होता है। एक तो जो अपनी है आग्नेय सेल, कौन सी, आग्नेय सेल, प्लस में हम करें कौन सी, अवसादी सेल। क्या होती है, अवसादी सेल। इन दोनों की बात करें तो इनके उच्च ताप व दाब के कारण जो है इन सेलों का निर्माण होता है। ये किस में होती है, इन दोनों का निर्माण किस में होता है, कायांतरित सेलों में। ये याद रखना आपको। देखिए इसके उदाहरण की बात करें, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट, ये है चिकनी मिट्टी स्लेट। ठीक है, चिकनी मिट्टी स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तन हो जाती है, स्लेट में, और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये है इसका उदाहरण स्लेट। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों सेलों की विशेषता है, किसके बारे में, अवसादी चट्टानों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, अवसादी चट्टानों के बारे में। तो देखिए अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा होना, किसी चीज़ का अपर्दन होकर उस चीज़ का इकट्ठा होना, अलग नई चीज़ का निर्माण होना निक्षेपण के द्वारा होता है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर 1 सही हो जाएगा, और ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। ठीक है, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं है, तो जीवाश्म होने की संभावना मिलती है। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम बात करें तो अवसादी सेल यानी इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये अवसादी चट्टानों में स्पेशल दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 व 3 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार जो है निर्माण होते हैं आग्नेय सेल, उसके बाद ये अवसादी सेल और अवसाद बनता है, फिर कायांतरित सेल होगी, ये हो गया मेगमा। इस प्रकार ये पूरा चक्कर इनका चलता है। ठीक है, देखिए विभिन्न प्रकार की सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। ये देखो ये लाइन आ गई ना, तो याद रखना है। तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों व अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 8, उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाती है। तो आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों हो जाएंगी। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। जब ताप और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। तो ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन और चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण किसका है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, मैंने बताया था 6371 किलोमीटर। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की टोटल जो है त्रिज्या है। फिर बात करें महाद्वीपीय द्रव्यमान पर परपट्टी की मोटाई लगभग कितनी है। किस पर, महाद्वीपीय द्रव्यमान पर कितनी हो जाएगी। महाद्वीपीय द्रव्यमान पर आपसे पूछा है तो 35 किलोमीटर एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, महासागर की परपट्टी में मुख्य रूप से किस ये जो महासागर की प्रॉपर्टी है वो किस किस से बनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये बनी होती है अपने सिलिका और मैग्नीशियम से। महासागर आते ही
सिलिका और मैग्नीशियम, यानी सी और एम। ठीक है, ये दोनों अक्षर आपको याद रखना है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई लगभग कितनी है? समुद्र तल पर परपट्टी की लंबाई है लगभग 5 किलोमीटर। ठीक है, पहले ही प्रश्न में आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूपरपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? जैसे ये पृथ्वी आ गई, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आ गई, ये तो हो गया हमारा परपट्टी, यानी इस परपट्टी भूपट्टी के ठीक नीचे मेंटल कितनी गहराई पर, जो मेंटल बना हुआ है यहाँ पे, ये कितनी गहराई तक है। फिर क्रोड आ गया आंतरिक, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये लगभग 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित का मिलान करना है हमें। देखिए, क्रोड, खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी, सियाल। ठीक है, ये कहाँ किस प्रकार जो है उपयोग में होता है, किस प्रकार बनता है। फिर देखिए इसके आंसर की बात करें, क्रोड है या जिसे कोर कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, तो इसका जो होता है वो है अंतरम परत होती है, पृथ्वी की आंतरिक परत होती है। खनिज की बात करें तो इसका जो है उपयोग है, एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है खनिज। ठीक है, सेल की बात करें तो सेल, ठीक है, चट्टानें। सेल की बात करें तो सड़कों व भवनों के लिए उपयुक्त होती है सेल। चिकनी मिट्टी की बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा कायांतरिक चट्टानों के रूप में यानी स्लेट में बदलता है। फिर सियाल की बात करेंगे, सिलिकॉन व एल्यूमिनियम से बनी होती है सियाल। ये एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न सीधे के सीधे पूछे जाए जा सकते हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लो इनको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी बुक में दियो, क्या आप जानते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे गहरी खान है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। तो उसके बाद थोड़ी सी मैं इन शब्दों के बारे में बात कर लेता हूँ। इग्नियस, जिन्हें कहते हैं आग्नेय चट्टानें। लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि, यानी आग्नेय चट्टानें हो गई ये। ठीक है, फिर सेंडीमेंट्री, यानी ये है लैटिन शब्द। ठीक है, तो ये बना किससे है? सेंडीमेंट्री जो शब्द है वो किससे बना है? लैटिन शब्द सेंडीमेंटम, जिसका अर्थ क्या होता है? स्थिर से बना है। फिर बात करते हैं मेटामॉर्फिक, ये शब्द किससे बना है? ग्रीक शब्द है ये। ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, ये होता है कायांतरिक चट्टानों के लिए, ये औषधि चट्टानों के लिए, और ये होता है लैटिन शब्द है जो है आग्नेय चट्टानों के लिए। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे उन क्वेश्चनों को हल। बस आपको पढ़नी होगी कौन सी? सामाजिक की शिक्षण विधि जरूर पढ़नी है। डेली एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप अच्छे तरीके से 60 के 60 क्वेश्चन कर पाओगे। 60 में से 55 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे है उसको ज़रूर लें। अगर आप नहीं लोगे तो आपको पछतावा होगा कि हम पढ़ लेते तो अच्छा होता, क्योंकि जो रीट का एग्ज़ाम होगा ना प्री, वहाँ पे देख लेना आप, एसएसटी के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कक्षा 7, 8 और 9 की बुकों और 6 से 8 तक तो आपको ऐसी याद होनी चाहिए, बिना पेज याद हो जाना चाहिए कि इस पेज पर ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तब जाके आपका बेसिक तैयार होगा। तो आगे हम बात करेंगे कल अगले लेसन की। सभी विद्यार्थी जरूर देखें अच्छे तरीके से और कमेंट में जवाब दें कैसी लगी क्लास, और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।